मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत फिजिक्स वाला के अमेजिंग, जबरदस्त और शानदार प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है तनुज बंसल, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर, होस्ट, दोस्त, या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, द्रोणा बैच, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। नीट 2023 के लिए हम क्लास 12th की पढ़ाई इसमें करेंगे और नीट की भी पढ़ाई इसमें करेंगे, तो दोनों ही चीजें होंगी। आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन भाई शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं। जैसा कि नाम आपने सुन ही लिया है, नाम तो आपने सुना ही नहीं होगा, सुना है तो अच्छी बात है। नाम है तनुज बंसल और पिछले 8 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी, और इस बैच में स्पेसिफिकली आपके लिए नीट के कोर्स पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि भाई आपने 11th क्लास पार कर ली है, चाहे जैसे तैसे मर्जी करी हो, ठीक है ना। किसी ने अच्छे मार्क्स से करी होगी, किसी के उतने अच्छे नहीं आए होंगे, या किसी को डर लग रहा होगा कि यार पता नहीं 12th में क्या होगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल होता है भाई कि यार सर 11th हमारी ना बेकार हो गई यार, तो फिर हम 12th कैसे कर पाएंगे। तो देखो भाई, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि जो फिजिक्स है 11th और 12th की काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। 12th की फिजिक्स को समझने के लिए 11th की फिजिक्स की सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 11th की फिजिक्स बहुत डिटेल में आपको आनी चाहिए तभी आप 12th की फिजिक्स कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी आती है, बेसिक बेसिक चीजें भी आती हैं, तो आपको 12th की फिजिक्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई कह सकता है सर मुझे तो बेसिक चीजें भी नहीं आती हैं, कोई बात नहीं। जहां पे भी 11th की फिजिक्स यूज होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो यहां पे ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, और उस कंसेप्ट के बारे में भी बताऊंगा, उस कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाऊंगा। तो आपको उसके बारे में भी डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका फोकस नीट है ऑब्वियसली, तो आपको 11th की फिजिक्स धीरे धीरे कवर करनी पड़ेगी, है ना। धीरे धीरे उसको कवर करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए हम 11th की फिजिक्स, ऐसा हमें डर के नहीं रहना है कि अरे भाई पता नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मेरा तो सारा जिंदगी बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। ऐसा सोचने से कोई फायदा भी नहीं है, और जितना हम सोचेंगे उतना ही हम बर्बाद होते चले जाते हैं। तो ये टाइम है एक्शन लेने का। जी हाँ, एक्शन लेने का, यानी कि एक्शन लें हम अपने फ्यूचर के लिए। देखो यार, सिंपल सी बात है, मेहनत तो आपको करनी है ना। चाहे मेहनत आज कर लो, सपोज करो कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या फायदा पढ़ के, कोई फायदा नहीं है ना। तो उनको मेहनत कभी फिर करनी पड़ेगी, मतलब कभी ना कभी तो आपको जिंदगी में मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो अच्छा है कि भाई इस एज में मेहनत कर लो, क्योंकि ये एज जो है वो टीन एज है, ऐसा बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोला जाता है कि टीन एज में, जो टीन एज होती है हमारी 19-20 तक, तो उसमें हमारा दिमाग मैक्सिमम रेट पे ग्रो करता है, ठीक है ना। मैक्सिमम रेट पे ग्रो करता है, यानी कि हम चीजें जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं भाई चीजें हम, है ना। उसके बाद मान लो कि आपकी एज ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है, तो नई चीजें सीखने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है। इसीलिए मेहनत करने का समय, अपने दिमाग को शार्प करने का समय यही है। जी हाँ, यही वक्त है जब आप अपने दिमाग को शार्प कर सकते हो और इतना स्ट्रांग बना सकते हो ताकि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे एक बार एडमिशन हो गया, एमबीबीएस में हमें दाखिला मिल गया, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, फिर कोई टेंशन नहीं है भाई। पढ़ाई तो वो भी होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पे जाके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन कर लोगे मैनेज इस बार, क्योंकि नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और हम इतनी मेहनत आपको करवा देंगे ताकि
उसके बाद जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे या आगे कोई भी पढ़ाई करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़ी आसानी से उन चीजों को मैनेज कर लोगे, यानी कि अभी की मेहनत आपकी आगे काम आएगी पूरी जिंदगी, क्योंकि आप अभी अपने दिमाग को इतना शार्प कर चुके होंगे कि आगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए और ज्यादा भाषण नहीं देते हुए, चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर है ये, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली स्लाइड पे तो यही लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ कंटेंट हमें आज क्या पढ़ना है रे बाबा। तो पढ़ना क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ना है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है ना। पहली बात तो ये पढ़ना है। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स होते हैं पढ़ाई के, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो 11th क्लास से डरना नहीं है। 11th क्लास का जो फियर है उसको भैया, ईयर नहीं फियर, फियर फियर है वो, उसको दरकिनार करो, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। उसके बाद अब 12th क्लास में करना क्या है, करना क्या है, रोज आपको लेक्चर्स अटेंड करने हैं, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं। हाँ, एक आधा कभी किसी फैमिली फंक्शन है या कुछ है तभी एक आधा चल जाता है, वो मैनेज भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही बैकलॉग हो गया भाई, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्यों रिकमेंड करते हैं, देखो एक तो हमें ट्रेंड का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके अलावा जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है भाई हमारे में, एक जज्बा आता है, आत्मविश्वास आता है कि भैया हम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेस्ट चीज है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। हाँ, बिना पढ़े करोगे, क्लास लगाए बिना पीवाईक्यू करने बैठ जाओगे, फिर कॉन्फिडेंस डाउन भी हो जाएगा भाई, उल्टा भी का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने हैं, नोट्स बनाने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, और हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हर चैप्टर के एंड में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ईच चैप्टर, हर चैप्टर के लिए शॉर्ट नोट्स बनेंगे। जब आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाए, बीच बीच में भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है वो कि आपको साथ साथ बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो नोट्स तो एक प्रॉपर नोट्स वो तो बनाना ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन्हीं नोट्स में से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको अलग जगह पे लिखना है, ठीक है ना। उसके लिए एक अलग पतली सी कॉपी लगा लीजिएगा, ठीक है ना, वही आपकी पूरी 12th में चल जाएगी। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको करने हैं, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ये जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमें अपने दिमाग में चीजें अरेंज करनी होती हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, ठीक है ना, भरी हुई हैं, भरी हुई हैं, हैफर्ड वे में है, आपको सब आता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं है। जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तब हम सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज करते हैं। भाई आप सोचो, जैसे कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर होते हैं ना, म्यूजिक वाला फोल्डर अलग है, मूवीज वाला फोल्डर अलग है ना, पिक्स वाला फोल्डर अलग है जिसमें आप अपनी पिक्चर्स डाल रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर मूवीज वाले फोल्डर में पिक्चर जाएंगी या इमेजेस जाएंगी, या फिर मूवीज वाले फोल्डर में सॉन्ग आ जाएंगे, या सॉन्ग वाले फोल्डर में मूवीज आ जाएंगी, तो ढूंढने में दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। वही चीज हम अपने दिमाग के साथ भी कर रहे हैं कि भाई हर चीज लेयर वाइज अरेंज होनी चाहिए। अच्छा, ये यहां पे अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर अलग फोल्डर पे आ जाओ, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला फोल्डर, मतलब जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बने होते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हर चीज आपके दिमाग में सिस्टमैटिकली अरेंज होनी चाहिए। उसके बाद रिपीट, रिपीट, रिपीट,
किसको रिपीट करना है सर, किसको रिपीट करना है, ये काहे लिख रहे हैं? हाँ, नोट्स प्लस क्वेश्चंस। देखो भाई, जब तक आपका नीट का एग्जाम हो, आपके ये नोट्स कम से कम आपके 3-4 बार तो मिनिमम रिवाइज हो जाने चाहिए, मिनिमम कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चंस अभी कर रहे हो, उनको दोबारा भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम से पहले उनको कम से कम 2 बार तो मिनिमम है, 3 बार कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से, मतलब एक अभी कर लिया, एक कुछ 4-5 महीने बाद कर लिया, और एक फाइनल टाइम पे रिवीजन के टाइम पे उस क्वेश्चन को कर लिया, मतलब फाइनल टाइम पे रिवीजन से कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले उस क्वेश्चन को कर लिया, तब जाके वो क्वेश्चन आपका फिट बैठेगा, या आपको वो कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा कि अच्छा ऐसा हो रहा है, अब हम गलती नहीं करेंगे। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सेम आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है कि जो आपने क्वेश्चन करा वही आ गया। अगर आ भी गया तो उस टाइम पे आंसर याद नहीं होता भाई, आपको वहां पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसीलिए रिपीट 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 करना है। उसके बाद भी समय बचे तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। बहुत लोगों के मन में ये वहम होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर कहते हैं सर ये बुक कर लें क्या, सर ये बुक कर लें क्या। मैं उन्हें कहता हूं कि भैया देखो, अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल, असाइनमेंट्स, डीपीपीज 2-2 बार कर ली हैं मिनिमम, तो दूसरी बुक उठा लो, दूसरी बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन उससे पहले नहीं, आप सपोज करो आपने एक ही बार करा है उस मटेरियल को, और वो भी जल्दबाजी में करा है ना। कई बार होता है ना, अरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन को याद करने में लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पढ़ने लग जाते हैं क्वेश्चन को। फिजिक्स पढ़ने वाली चीज नहीं है, सॉल्व करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही क्वेश्चन को या एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस को बार बार करने से जितना फायदा होगा, उतना बहुत सारे क्वेश्चंस को करने से फायदा नहीं होगा। ये बात गारंटेड है, आप कहीं से भी पूछ लो, यूनिवर्सल लॉ है ये। और इस लॉ को पल्ले बांध के रखना है, इधर उधर की बुक्स की तरफ नहीं भागना है। कोई है भी तो एक ही रखना, एक ही मटेरियल रखना, उसको अच्छे से कर लो, तब दूसरे पे जाना भैया, तब दूसरे पे जाना। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से आपसे प्रार्थना है। इसको कुछ मर्जी समझ लो, प्रार्थना समझ लो, या धमकी धम समझ लो, या चेतावनी समझ लो, जो समझना समझ लो। मेरी तरफ से तो प्रार्थना ही है। हाँ, आपके समझने पे कुछ और सर धमकी दे रहे हो, धमकी नहीं दे रहा हूं, मेरी तरफ से तो प्रार्थना ही है भाई। लेकिन आप जो समझना चाहो वो आप समझ लो, है ना। हाँ, उसके समझने पे तो मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता ना। हाँ, सुनो फिर, तो रिपीट 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 क्वेश्चंस और नोट्स, उसको रिपीट करते जाना है। बस यही मेन चीजें हैं भाई, यही मेन चीजें, ठीक है ना। और ज्यादा हमें और कुछ करने की एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं होती। मेन चीजें अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो हो जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट था पहले 3-4 साल पहले, तो वो मेरे पास आया, कह रहा कि सर मैं एक्स्ट्रा क्या करूं। मैंने कहा एक्स्ट्रा क्या करो का क्या मतलब है, ये कर लिया तुमने। कह रहे सर ये तो सारे ही कर रहे हैं, तो फिर मैं उनसे आगे कैसे निकलूंगा। अरे मैंने कहा कि भाई सारे नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, 99% लोग कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाते। इन चीजों पे अगर आप कंसिस्टेंट रह गए, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कुछ आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, कोई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें करो। सिंपल चीजें करने वाले ही लोग जिंदगी में महान बनते हैं। कॉम्प्लेक्स मत करो, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो। चलिए जी, अब ये तो हो गया स्टडी का। अब 12th क्लास में है क्या, कोर्स में क्या क्या है, एक बार उस पे नजर मार लेते हैं। हाँ, कोर्स में पहले है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पहला चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पार्ट में है।
इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा पार्ट है जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के ही दोनों पार्ट हैं, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरे पूरे चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूं। फिर उसके बाद हमारा मैग्नेटिज्म आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर आएगा, जिसे हम कहते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर आएगा, एसी जिसे कहते हैं, एसी वो एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक चैप्टर आएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आएगा। ये सारा मिला के, ये सारा मिला के आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनता है। इस पूरे को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये पूरा हमारी 12th के कोर्स का आधा है। 12th का कोर्स यहां नहीं है, मतलब यहां पे कंप्लीट नहीं होता है, ये 12th के कोर्स का आधा है। यानी कि 12th के कोर्स में आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव्स, ये सारे चैप्टर मिला के आपकी आधी फिजिक्स 12th की तकरीबन हो जाती है, आधी से भी थोड़ी सी ज्यादा ही हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो चैप्टर इसमें हमारे बचते हैं वो बचते हैं, उसके बाद ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और फिर बचता है हमारा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स। तो ये टॉपिक्स हमारे पास बचते हैं। उसके बाद इनमें भी आगे चैप्टर्स में डिवाइड है, ऑप्टिक्स में भी आगे 2 चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आगे 3 चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स एक अलग चैप्टर ही है। तो ये पूरी हमारी 12th की फिजिक्स है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 12th की फिजिक्स में हमें करना क्या क्या है। तो चलो भाई, अब ज्यादा बातें नहीं करते, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, काम कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से। और पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका नाम लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो नाम है, और उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले पानी पी लेता हूं यार, थोड़ी सी प्यास लग रही है, अच्छी खासी लग रही है यार। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में ही गला जो मेरा है वो बैठा हुआ है अच्छे से यार। तो पानी पीना बड़ा जरूरी है भाई, बहुत 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 जरूरी है मेरे लिए तो। अच्छा देखो, मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मीन होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी है जिसमें चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस बला का नाम है जिसमें चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे। सर ये चार्जेस क्या होते हैं, ये चार्जेस क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला पार्ट है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो ये हमारा चैप्टर का नाम। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 चैप्टर हैं, उसका पहला चैप्टर ये है जो हम शुरुआत कर रहे हैं। उसमें जो पहली चीज है वो है चार्ज। इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज को क्या रख रहे हैं, रेस्ट पे रख रहे हैं। सर मूव कब करवाएंगे, मूव करवाएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम चार्ज को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया पहले चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, और बातें तो होती रहेंगी। तो चार्ज के बारे में पता करना या बात करना वो ज्यादा जरूरी है।
तो आइए चार्ज के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, डेफिनेशन देखिए कि चार्ज की क्या लिखी हुई है, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब साथ साथ नोट करने में दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है ना, पॉज करके डेफिनेशन लिख लो फिर समझ लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। मतलब अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी तकरीबन, तो कभी कभी ऊपर भी जा सकता है थोड़ा सा 1.5 घंटे से, लेकिन नॉर्मली 1.5 घंटे की रहेंगी। और कभी कुछ जल्दी भी हो गया तो हल्की सी कम भी रह सकती है। तो इसमें आपको 1.5 घंटे की क्लास को देखने में 1.25 घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में पॉज भी करना पड़ सकता है। या कुछ लोग जो हैं ज्यादा स्पीड से देखते हैं तो वो अपना टाइम घटा भी सकते हैं, आप ज्यादा स्पीड पे भी देख सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे, ठीक है ना। यूट्यूब पे सारे ऑप्शन हैं, यहाँ स्पीड तेज कर सकते हो, स्पीड स्लो कर सकते हो, स्पीड फास्ट कर सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा फास्ट मत करना, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है ना, समझ में नहीं आता है, तो इतना फास्ट भी मत कर देना। तो चलो, चार्ज, चार्ज क्या है जी, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। क्या चीज है सर, ये क्या अंग्रेजी लिख दी है? सुनो, मेरी बात सुनो। हर इंसान की, हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। मेरी प्रॉपर्टी क्या है? मतलब मैं अपने, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में, मैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, मेरे अंदर मास है क्या? बिल्कुल है, तकरीबन 65 किलो का मास है मेरा। हाँ। क्या मेरे अंदर फैट है? फैट, फैट हाँ है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन है, ठीक है ना। हाँ, बहुत ज्यादा हम मोटे नहीं हैं, लेकिन फैट तो है। तो क्या मैं सुंदर दिखता हूं? ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूं, है ना। तो ये क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज है। क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज है। हर चीज की प्रॉपर्टी होती है। मेरे हाथ में बॉटल है, इस बॉटल की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये लोगों को पानी पिलाने के काम आती है, इसमें पानी स्टोर कर सकते हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह इस पानी को लेके जा सकते हैं इस बॉटल में, है ना। हाथ में भर के तो नहीं ले सकते ना कि चुल्लू भर पानी यहां से यहां ले गए, उसमें डूब मर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां से वहां नहीं लेके जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज हो गई। तो हर एक की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मटेरियल्स के पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं, खुद पे भी बीतती है, ठीक है ना, खुद पे भी बीतती है, ठीक है ना। मान लो कि मैंने किसी का नुकसान किया तो हो सकता है कल को मेरा भी नुकसान हो, समझ रहे हो ना, कल को मेरा भी नुकसान हो, ठीक है ना। मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा गुण है किसी का अच्छा करने का, तो अगर मैं किसी का अच्छा कर रहा हूं तो कल को पॉसिबिलिटी है कि मेरा भी अच्छा हो जाए, मेरा भी भला हो जाए, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पे है कि ये चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उस मटेरियल के अंदर या कोई भी मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हो, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से ही मतलब हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब हो गया। एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म है ना, वो मैग्नेट्स खेलते हो ना, मैग्नेट के बारे में तो पता ही है। हाँ, तो उस तरीके के इफेक्ट्स को ये चार्ज प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है ना, प्रोड्यूस भी कर सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज, जिसके ऊपर पूरी कहानी है। और ये मैं बात बताऊं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अगले आने वाले 6-7 चैप्टर, आपकी पूरी फर्स्ट टर्म इसी पे बेस्ड है। ये कारण है, ये आपकी पूरी पूरी पहली टर्म की जो पढ़ाई है उसका कारण है ये, कारण। हाँ, चलो अब समझो, फिर आगे बातों को अच्छे से समझते हैं। ये तो हो गया। सर चार्ज की कुछ यूनिट है क्या? बिल्कुल यूनिट है।
यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट के बारे में जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है इसकी कूलम। कूलम सी से लिखते हैं, उसे सी से लिखते हैं, कूलम, कूलम। ठीक है जी, ये इसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है चार्ज को मेजर करने की। देखो कोई भी प्रॉपर्टी है उसको मेजर करने की एक यूनिट होती है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी मास है मान लो, ठीक है ना, मास मेरी प्रॉपर्टी है, तो मास को मेजर करने की एक यूनिट है, क्या है, केजी, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है केजी, है ना, बिल्कुल। तो वो उसकी प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जा सकता है। सीजीएस यूनिट भी होती है इसकी एक जिसको बस याद रखना है, ज्यादा कभी यूज नहीं हुई लेकिन यूज कभी कभी हो भी सकती है, या डायरेक्ट आपसे पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, या इसे बोलते हैं स्टैट कूलम। इस यूनिट का नाम है जी, सीजीएस यूनिट है ये, स्टैट कूलम बोलते हैं इसको, कूलम बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्टैट कूलम, या फिर इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एक कूलम 3 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। कुछ कुछ ये वैल्यू से याद आ रहा है सर, कैसे याद रखेंगे? 3 इंटू 10⁸ पता लाइट की स्पीड होती है, हाँ बस ये 3 इंटू 10⁹ है। एक बात अच्छा आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि कुछ ना कुछ लाइट से रिलेटेड चीजें हैं इस चैप्टर में, हाँ लाइट से हैं चीजें रिलेटेड, जो कि मतलब आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो गुत्थी सुलझती जाएगी। ठीक है जी, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होती है इसकी सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, टाइप, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है रे बाबा, अरे बाबा टाइप्स ऑफ चार्ज, अरे यार क्या मतलब, क्या ही पूछ रहे हो तुम? पॉजिटिव नेगेटिव है भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, उल्टा बिहेव करेंगे, है ना, उल्टा बिहेव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यही तो दो हो सकते हैं, और कौन हो सकता है भाई? हाँ कोई एग्जांपल दो नेगेटिव चार्ज का। हाँ एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज को क्यू से लिखते हैं बेटा, चार्ज को किससे लिखते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू से भी लिख देते हैं, कुछ लोग कैपिटल क्यू से भी लिख देते हैं। चार्ज को स्मॉल क्यू से भी लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं, ये उनकी मर्जी है भाई, जैसे मर्जी लिख दें कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल क्यू, ठीक है ना, इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना है ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। अच्छा ये नेगेटिव में एग्जांपल देना था, सॉरी 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 सॉरी, तो ये नेगेटिव में एग्जांपल देना था मुझे। और पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देता हूं, यानी कि प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन पे चार्ज है। उल्टा होता है, इक्वल ऑपोजिट होते हैं बेटा, ये इक्वल ऑपोजिट होते हैं, इक्वल ऑपोजिट होते हैं, समझ गए भाई? हम जो मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करो, हम किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से मिलके बने हुए हैं, एटम से मिलके बने हुए हैं, तो हमारे अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। हम न्यूट्रल बॉडी हैं भाई, मैं न्यूट्रल बॉडी हूं। क्यों सर न्यूट्रल बॉडी क्यों हो सर? क्या आपके पे कोई चार्ज नहीं है? है तो सही, लेकिन बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। जितना मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही मेरे अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। जितने मेरे अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। चार्ज तो इनके बराबर होते हैं। अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास बराबर नहीं होता भाई।
इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत कम, बहुत कम। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। -27 kg, ठीक है ना। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। ये प्रोटॉन का मास होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भैया ये इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। वैसे हम देखें, अरे क्या मास है ये, हम कहाँ देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं इन चीजों को? इतनी छोटी मासेस की चीजें होती हैं, इतनी छोटी चीजें होती हैं, हम नहीं देख पाते, हम महसूस कर पाते हैं। आपके घर में कभी स्पार्किंग हुई है? भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, ठीक है ना। मान लो कहीं पे भी आपने किसी खंबे उम्बे पे स्पार्किंग देखी हो या इस तरीके का कुछ देखा हो, तो वो स्पार्किंग क्या है? चार्जेस ही तो है। तो उनको हम महसूस कर सकते हैं। ऐसे कोई अकेला चार्ज नहीं देख सकते हम, अकेला चार्ज नहीं देख सकते हम। वो स्पार्किंग क्यों हो रही है? वो चार्जेस की वजह से हो रही है। उनके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। हम देख नहीं सकते इन चीजों को, हमारी इतनी नजर, इतनी पैनी नजर नहीं है कि हम इतनी बारीक चीजों को देख पाए। अगर हम इतनी बारीक चीजों को देख पाते तो शायद आज हम कोरोना वायरस से भी बच जाते। जब आया था, है ना, उसी की वजह से इतना ज्यादा ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ है, ऑनलाइन पढ़ने का, जो अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी रहेगा। तो इसमें भाई अगर हम वो देख पाते तो हम कोरोना से बच के निकल जाते। हमें पता चलता अच्छा वो रहा वायरस, तो हम थोड़ा सा बच के निकल जाते भाई, वहां से थोड़ा सा साइड से निकल जाते। तो इस तरीके की चीजें हम करते, है ना। तो अब लेकिन हमें यहां पे, अब हम देख ही नहीं सकते भाई, इतना डिटेल में तो देख ही नहीं सकते। तो बस ठीक है, ये याद रखो, चार्ज याद रखो और मास याद रखो भाई। ठीक है जी। तो चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया, यूनिट के बारे में पता चल गया और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में भी पता चल गया। हाँ अच्छा, प्रॉपर्टीज। जी हाँ, इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। जी हाँ, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब सुनो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई? पहली प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक्स, बहुत सिंपल। चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मतलब कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कैन बी एडिड अलजेब्रिकली, कैन बी एडिड अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली कहने का मतलब यह है मेरा कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना पड़ता है। ये मेरा अलजेब्रिकली कहने का मतलब होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर सिंपल है, एक बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है 3C, एक बॉडी पे 4 कूलम चार्ज है 4C, सी लिख सकते हैं ना। हाँ, तो टोटल कितना हो गया जी? 7 कूलम। लेकिन मान लो एक बॉडी पे 3 कूलम चार्ज है और एक बॉडी पे -2 कूलम चार्ज है, तो अब दोनों को ऐड करोगे। भाई मान लो आपको 3 कूलम और -2 कूलम को ऐड करना है, तो 3 कूलम -2 कूलम यानी कि कितना बचेगा? 1। यानी कि विद साइन ऐड करना है, ऐसे नहीं कि 3 और 2 5 हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना। विद साइन चार्ज ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन विद साइन ऐड करना है भाई। साइन साथ में हमारे होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी साइन उस पर दिया हो तो वो ऐड करना पड़ेगा। चलो, तो ये अपने को 2 प्रॉपर्टीज समझ में आ गई हैं। पानी पी लेता हूं यार थोड़ा सा। जी हाँ, इतनी देर आप इसको नोट भी कर सकते हो। जी जी जी।
चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। बिल्कुल, इसको कहने का मतलब यह हुआ, डिटेल में अगर हम बात करें, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. It can only be transferred. It can only be transferred from one place to another, from one body to another. एक बॉडी से, एक बॉडी मतलब लाश से दूसरी लाश में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी बॉडी हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, इसीलिए मैंने लाश बोला, डरने की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, बड़ा सिंपल सा मतलब है। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिस सिस्टम को वातावरण से अलग कर दिया गया है। मान लो मेरे पास 2 बॉडीज है, ठीक है ना, तो इसको मैंने पूरे वातावरण से अलग कर दिया, पूरी दुनिया से अलग करके ये 2 बॉडीज मैंने मान ली। सपोज करो इसको ऐसे किसी डब्बे में बंद कर दिया और इसको नाम दे दिया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो इस पे 3 कूलम चार्ज है और इस पे 2 है। टोटल कितना है? टोटल कितना हो गया? 5। टोटल कितना हो गया? 5। तो कुछ भी हो जाए इस पे टोटल 5 ही रहेगा। कुछ भी हो जाए इस पे टोटल 5 ही रहेगा, यानी कि 3 और 2 5 रहेंगे। हाँ, आपस में चेंज हो सकते हैं कि भाई हो सकता है ये कल को 4 हो जाए, ये कल को 1 हो जाए, मतलब आपस में एक दूसरे को चार्ज दे सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 हो जाए, ये 1 हो जाए, लेकिन टोटल 5 ही रहेगा। टोटल क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। दैट विल ऑलवेज रिमेन 5। आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। या फिर आइसोलेटेड सिस्टम ना बोल करके पूरे यूनिवर्स के लिए कह दो, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, हम यूनिवर्स को यही मानते हैं कि यूनिवर्स इज आइसोलेटेड, है ना, कि भाई किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, यूनिवर्स ही यूनिवर्स है हर जगह। और क्या है यूनिवर्स के अलावा? है क्या? और कुछ भी नहीं, है ना। तो यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज, वो क्या है? कंजर्व है। क्या है? कंजर्व है। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लिख सकते हो, चार्ज इज इनवेरिएंट, मास इज वेरिएंट। सर ये कौन सी नई प्रॉपर्टी है? ये कौन सी नई बला का नाम ले दिया आपने? ये क्या लिख दिया आपने? एक बात और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपको मैंने यहां पे चीजें लिखी, मान लो आपको नोट करनी है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में, आप लाइव लेक्चर होता है तो लाइव लेक्चर में तो मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दे सकता हूं, ठीक है ना। आप टाइम लोगे, लिखोगे, इसको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में आप उसको क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है ना। पॉज करके आप उसके बाद उसको लिख सकते हो। मैं साइड में भी हो रहा हूं, ठीक है ना। आप पॉज करो, लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। अच्छा आगे आओ फिर। चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट। ये क्या है? डज नॉट चेंज विद स्पीड, चेंजेस विद स्पीड। सर ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बताता हूं। एक हमारे अंकल थे, पूर्वज थे, बहुत ही महान पूर्वज, आइंस्टाइन अंकल। आइंस्टाइन अंकल ने एक फॉर्मूला दिया था,
उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा डिटेलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा होता है। m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट। सर ये क्या है? सुनो, एम नॉट होता है, सारी बातें बताता हूं। एम नॉट होता है रेस्ट मास, m है मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, mass when particle is moving, v is the speed of mass particle, and c is the speed of light. c is the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्या है फॉर्मूला, बताता हूं। देखो भैया, एम नॉट है रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तब उसका जो मास होगा वो एम नॉट है। सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास चेंज हो जाएगा? हां, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये एक नई बात आज आपको पता लगी है, ये आइंस्टाइन जी ने बताई थी। उन्होंने कहा था जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जब वो मूव करती है तो उसका मास चेंज हो जाता है। जी हां, चेंज होता है। मैंने जो आपको ये मास बताए, ये कब की वैल्यूज हैं? ये तब हैं जब ये रेस्ट पे हैं। ये तब हैं जब ये रेस्ट पे हैं। जब ये मूव करेंगे तो इनका मास अलग होगा। हम जितने भी मासेस के बारे में जो भी वैल्यूज हम याद रखते हैं किसी भी पार्टिकल की, वो हमेशा हम रेस्ट मास याद रखते हैं। जब वो मूव करेगा तो उसका मास इस फॉर्मूले से चेंज होगा। अंडर रूट में नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। वी जो भी उस चार्ज की स्पीड होगी और सी उस स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो अब आप सोचो, सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि अगर गलती से मान लो V और C बराबर हो गए, मान लो, बहुत मुश्किल है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए भाई, तो क्या होगा? एम नॉट यहां पे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है, 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 माइनस 1 देखो नीचे 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0। यानी कि 0, ये नीचे क्या बन जाएगा? ये इंफिनिटी, इनफाइनाइट। यानी कि अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो उसका मास इंफिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। इतना ज्यादा भारी महसूस होगा वो कि महसूस करना भी मुश्किल हो जाएगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल्स या कोई भी छोटा पार्टिकल, उसका मास भी इंफिनिटी पहुंच जाएगा। सर फिर ये हमारे साथ क्यों नहीं होता? क्या हमारा भी मास चेंज होता है? हमारे में भाई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज करो, ठीक है ना, मान लो कि आपकी स्पीड कितनी होगी? अगर मैं यूसेन बोल्ट की बात करूं, फास्टेस्ट मैन बोला जाता है ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है ना। अर्थ पे रहने वाले जीव जंतुओं में कहते हैं कि वो सबसे फास्टेस्ट है, यूसेन बोल्ट। तो यूसेन बोल्ट जी की स्पीड कितनी है? वो 100 मीटर की रेस को 10 सेकंड में तकरीबन कवर कर लेते हैं, 10 से भी कम पे। तो 100 बाय 10 तो 10 मीटर पर सेकंड यूसेन बोल्ट की स्पीड है, ठीक है ना। तो मान लो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, यूसेन बोल्ट की स्पीड मान रहा हूं मैं, नॉर्मल इंसान की नहीं। तो v बाय सी का ये जो रेशो है, वेरी लेस, बहुत कम होगा ये,
ये 10 है, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये 1 में से माइनस होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0। अब ये अप्रोक्सीमेटली, अगर मान लो ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया तो m और m0 क्या आ जाएंगे, बराबर। भाई ये 0, 1 माइनस 0, नीचे क्या बचा 1, तो m इज m0। यानी कि हमारे लिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पड़ता किनके लिए, छोटे पार्टिकल्स के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनके लिए पड़ता है, हमारे लिए नहीं पड़ता। अगर आप बस में भी जाओगे, ठीक है ना, बुलेट ट्रेन में भी चले जाओगे तो कितना चले जाओगे यार, कितनी तेज स्पीड कर दोगे, लाइट के बराबर थोड़ी पहुंच जाओगे, है ना। तो इसलिए वहां पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हमारे केस में। लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। तो सर ये तामझाम क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्पीड चेंज करने से मैं रुका हुआ हूं, अगर मैं चलने लग गया या कोई पार्टिकल रुका हुआ है, अगर वो चलने लग गया तो उसका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। चार्ज इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो उस पर पहले 2 कूलम का चार्ज था, तो अगर वो मूव भी कर रहा है तो उस पर 2 कूलम का ही चार्ज रहेगा। अगर उसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो बाद में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ और आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या कुछ छिन जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा भाई, समझे। ग्रेट, आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट की गुंजाइश बचती नहीं है, ठीक है ना, कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो चार्ज इनवेरिएंट है, मास वेरिएंट है भाई, मास वेरिएंट है, मास वेरी कर सकता है। ये फॉर्मूला कहीं आपका यूज नहीं होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, कहीं यूज नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन बस याद होना चाहिए कि भाई हाँ ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है। इसको लिख लो अच्छे से, निहार लो, थोड़ा सा मैं आपको समय भी दे देता हूं। आ जाओ अब। कह रहे हैं जी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइज्ड क्या है, क्वांटाइज्ड क्या है, सुनो। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज, चार्ज के क्वांटाइजेशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन, इसका मतलब क्या है। सुनो, इसका मतलब है कि जो चार्ज किसी बॉडी पे होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल कैसे, सुनो। मान लो कि आप किसी दुकान से फल वाले से फल लेने गए, एक आम दे दो, आपने कहा कि एक आम चाहिए मुझे, ठीक है ना। या आप बोलोगे कि मुझे 2 आम चाहिए, सपोज करो आप किलो में नहीं ले रहे, आप कहोगे मुझे 2 आम चाहिए, मुझे 3 चाहिए, 4 आम कर दो, बड़े वाले 4 आम कर दो, ठीक है ना, 5 कर दो। क्या आप उसे ऐसा बोल सकते हो कि मुझे 5.5 आम दे दो। क्या आप उसे ऐसा बोल सकते हो कि मुझे 2.5 आम चाहिए। पकड़ के मारेगा वो आपको, है ना। बिल्कुल सही बात है, आपके पीछे पड़ जाएगा वो। सिंपल सी बात है, वो कहेगा कि भैया नहीं, हम आधा नहीं बेचता हूं, तुम कैसी बात करता है, हम नहीं बेचेगा, है आधा कैसे बेच देगा। तो अगर आधा हमने तुमको दे दिया तो दूसरा आधा कौन लेके जाएगा, ऐसा कोई होता है क्या। हाँ, घर पे आके आप उसे आधा काट लो, वो बात अलग है कि आधा आज यूज कर लो, आधा कल यूज कर लो, वो बात अलग है। लेकिन दुकान से जब लेके आओगे तो पूरा ही लेके आओगे ना।
या उसके मल्टीपल में लेके आओगे, मतलब एक आम हो गया आपका इंटीजर 1, उसका मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक आम, दो आम, तीन आम, चार आम, पांच आम, इतने ला सकते हो भाई। ऐसा नहीं होगा कि 3.3 आम ले आए जी हम, या 4.6 आम लेके आए हैं जी आज हम, या 5.5 आम लेके आए हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी कि चीज आएगी तो पूरे नंबर में आएगी, आधी नहीं आएगी, पूरे नंबर में आएगी। अगर चीज आएगी तो पूरे नंबर में आएगी, आधे में नहीं आएगी। ये इसका मतलब है भाई, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। अब चार्ज में क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, सुनो। कोई भी बॉडी जो होती है, वो कहते हैं कि उस पे जो चार्ज आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। मान लो मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, सपोज करो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है, न्यूट्रल बॉडी का यह मतलब नहीं है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो है लेकिन चार्ज बैलेंस्ड है, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर है, ठीक है जी। इसे हम कहेंगे कि चार्ज बैलेंस्ड है, चार्ज इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ठीक है ना। मान लो इस बॉडी को मैं नेगेटिवली चार्ज करना चाहता हूं, मान लो इस बॉडी को मैं क्या चाहता हूं कि ये बॉडी न्यूट्रल ना रहे, इसको मैं नेगेटिवली चार्ज कर दूं। तो इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा? इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने के लिए मैं करूंगा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड, इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। ई माइनस, ई के साथ माइनस लिखने का मतलब कि नेगेटिव चार्ज ऐड कर रहा हूं। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया, माइनस ई। इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया, क्यू लिख रहा हूं, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई, क्या आ गया, माइनस ई। सपोज करो इस बॉडी पे, इसी बॉडी में मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, -2e। कितना चार्ज आ जाएगा, -2e। 3 कर दिए तो -3e, 4 कर दिए तो -4e, ठीक है ना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ऐसा नहीं होगा। E मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू कितनी लिखेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये वैल्यू रखोगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर E की वैल्यू क्या रखेंगे, फिर आप तो E में बात कर रहे हो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो भैया इतना चार्ज लेके आएगा अपने साथ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। 2.5 भी नहीं हो सकता, 3.4 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, हो सकता है ये -e, -2e, ये हो सकता है। 2.5 भी हो सकता है, 3.4e। पागल हो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इंटीजर में जाएगा, इंटीजर में जाएगा। अच्छा सर, ये तो आपने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है, ये तो आपने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया है।
अगर हमें बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करने का मौका मिले जिंदगी में तो आपको क्या करना है? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकाल दिया तो इधर क्या बचा? पॉजिटिव। भाई पहले दोनों बराबर थे, न्यूट्रल बॉडी में दोनों चीजें बराबर होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज की गिनती ज्यादा हो गई तो इस पे चार्ज आएगा प्लस ई। सिमिलरली अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसमें कितने निकाल दिए? 4 प्लस 4e। कोई ये नहीं कह सकता कि प्लस 7.5e, ये नहीं हो सकता। 7.5 ही नहीं आएगी यहां पे, है 7.5 नहीं लगेगा ऑब्वियसली। डेसिमल में नहीं आ सकता, इंटीजर मल्टीपल पे होगा। किसके इंटीजर मल्टीपल पे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, यानी कि जो Q की वैल्यू है, जो Q की वैल्यू है वो है, अब मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, n इंटीजर होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। प्लस माइनस दोनों लगा दिए मैंने, ये लो प्लस माइनस दोनों, ठीक है ना। प्लस माइनस एन ई, यानी कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर 1e हो सकता है, 2e, 3e, 4e, -1e, -2e, -3e, -4e, -5e, इस तरीके से हो सकता है। इंटीजर मल्टीपल में जाएगा, इंटीजर मल्टीपल में जाएगा। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? समझ गए सर, समझ गए। सुनो मेरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस पढ़ाई को बनाया गया है तुम्हारे लिए, है, या इस फिजिक्स को बनाया गया है तुम्हारे लिए। हो सकता है आप ही को तंग करने के लिए, आप ही को परेशान करने के लिए ये फिजिक्स बनाई गई हो। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है भाई। सुनो, why protons can't be transferred? क्या हम प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते? बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा, उस ख्याल को दूर करते हैं, उस ख्याल को दूर करते हैं। मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया मैंने? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पे प्लस चार्ज आ गया। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इस पे प्लस चार्ज आ गया। सर क्या हम इस पे प्रोटॉन ऐड करके नहीं कर सकते? पी मतलब प्रोटॉन, क्या मैं प्रोटॉन ऐड करके इस पे चार्ज नहीं दे सकता? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, कोई भी जो बॉडी बनी होती है, कोई भी बॉडी बनी होती है, वो अपने अंदर एटम्स से मिलके बनी होती है। इसके अंदर एटम्स होते हैं बेटा, उन एटम्स के अंदर होते हैं न्यूक्लियस। एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आउटर मोस्ट शेल में या उसके अंदर वाले शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स बेचारे बाहर होते हैं, घूम रहे होते हैं। एटम, भाई कोई भी बॉडी है वो किससे मिलके बनी हुई है? एटम्स से मिलके। ये क्या दिखाए हैं मैंने? एटम्स दिखाए हैं, एटम्स दिखाए हैं। एक बॉडी में करोड़ों एटम्स हो सकते हैं, करोड़ों एटम्स होंगे तो उनके करोड़ों न्यूक्लियस होंगे, और उनके आउटर शेल्स में
या और वाले जो भी उसके आसपास शेल्स हैं उनमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना ज्यादा इजी है या प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन तो यहां पे हैं, अंदर हैं भाई मेरे, प्रोटॉन तो इधर होगा इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, ये इनसाइड न्यूक्लियस है भाई, इसको बाहर निकालना बेहद मुश्किल है, बेहद ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसे बाहर निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर है। कोई चीज बाहर घूम रही है, मेरी बात सुन, कोई चीज बाहर घूम रही है, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं, उनको पकड़ के खींचना ज्यादा आसान है ना। हम न्यूक्लियस के अंदर हाथ डालेंगे, उसमें से वो निकालेंगे हम प्रोटॉन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना इजी है, दैट इज इजी टू ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसीलिए जब भी हम चार्ज करने की बात करते हैं कि अगर आपको बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, अगर आपको बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, और अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। किसके टर्म्स में बात करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं, प्रोटॉन्स के टर्म में बात नहीं करते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको निकाल के यहां से यहां रखना ऐसे कोई खेल नहीं चल रहा है ये, समझे? हाँ, खेल नहीं है ये, हाँ फिजिक्स है भाई, फिजिक्स है। हर चीज का रीजन है, हर चीज का एक रीजन है, एक कारण है, हाँ, जिस कारण की वजह से वो चीज हो रही है। समझे बंधु? समझे ना? हाँ, समझ गए भाई, समझ गए। सुनो फिर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, सवाल आ गया अब आपके लिए। देखो भाई, आज के बाद, आज की क्लास से ही, बाद नहीं, आज की क्लास इंक्लूडेड, जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के एक बार पॉज करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो साथ की साथ क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको समझा के कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, है ना। लेकिन आपका वो प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना है, पहले खुद सॉल्व करो, ठीक है ना, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, यानी कि आपको पॉज करनी पड़ेगी वीडियो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा लेक्चर 1.5 घंटे का है तो ये मान के चलो कि आपको 2 घंटे लगेंगे देखने में, मिनिमम 2 घंटे लगेंगे, समझे? तो 2 घंटे का वक्त लेके चलना भैया, लेके चलिएगा। तो चलिए सवाल, हाँ सवाल आपको इजीली दिख जाएगा, मैं रास्ते में नहीं आ रहा हूं। एक तो वैसे ही मेरी हाइट कुछ ज्यादा है नहीं, इतनी नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन तक पहुंच सकूं, क्वेश्चन तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, और थोड़ा सा मैं साइड में हूं तो आपका ऑप्शंस भी दिख रहे हैं रे। हाँ जी, चलो, क्या है सवाल सर, क्या है सवाल, क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स has to be removed from a body to charge it by 1 coulomb। इलेक्ट्रॉन निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में से निकालने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, यानी कि क्या करना है, उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, और कितना चार्ज लेके आना है उस पे? 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज लेके आना है उस बॉडी पे। तो बताओ कि जरा कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? क्या करेंगे सर? क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला, वही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं शॉर्ट नोट्स, अब मान लो आपको मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स का ज्ञान भी दे देता हूं कि मान लो अब इसी चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो ये सब मत लिखने लग जाना, है ना। पहले आप सिंपल सी लिखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज इज एट रेस्ट, बस इतना बहुत है, ठीक है ना, इतना लिखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद चार्ज के बारे में ये डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, बस एक बार समझ लिया बहुत है, शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखनी। ये वैल्यूज लिख लेना कि हाँ ये होती हैं, ठीक है ना। ये यूनिट्स लिख लेना, भूल जाओगे ये यूनिट्स, मतलब जो याद करने वाली चीजें हैं, कुछ वैल्यू है, कोई यूनिट है, वो जरूर लिख लेना भाई, ठीक है ना।
उसके बाद ये प्रॉपर्टीज, अब पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा लिखो लाइक, उसके साथ में लिख दो रिपेल, अनलाइक उसके साथ में लिख दो अट्रैक्ट, ऐसे लिख दो पास। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी एडिटिव होती है। अब ये लिखने की पूरी जरूरत नहीं है चार्ज इज एडिटिव ना, बस लिख दो एडिटिव, बस लिख दो एडिटिव, ठीक है ना। ये चार्ज कंजर्व रहता है, ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इनवेरिएंट वेरिएंट लिख दो, ये फॉर्मूला साथ में लिखना है लिख दो, ठीक है ना। बस सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बेसिक बेसिक कुछ चीजें। अब जैसे क्वांटाइजेशन में पूरा थोड़ी एक्सप्लेन करोगे, बस ये क्वांटाइजेशन का ये लिख के, ये डेफिनेशन लिख के ये लिख दो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स हो गए तैयार, और क्या चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए है, ठीक है ना। तो आपको खुद डिसाइड करना है। देखो शॉर्ट नोट्स आपके अलग हो सकते हैं, आपके बाजू वाले के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे शॉर्ट नोट्स में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लो हो सकता है आपको ये लगे कि मुझे जरूरत है, तो आप लिख लो, कोई रूल नहीं है ना। क्रिस्प से क्रिस्प वे में आप चीजों को कैसे समराइज कर सकते हो, बस वो शॉर्ट नोट्स होता है। ताकि जब आपकी फाइनल रिवीजन हो, कभी मान लो आपका टेस्ट है, सपोज करो आपका कोई पार्ट टेस्ट है, पार्ट टेस्ट मतलब जो आपके क्लास टेस्ट नॉर्मली होते रहते हैं, एक चैप्टर खत्म हुआ आपका, उसका टेस्ट है, आपके पास फाइनली आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, तो बस उस शॉर्ट नोट्स को पलटो, फॉर्मूले आ गए याद सारे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे से एंड में फॉर्मूले मांगते हैं, सर इस चैप्टर के फॉर्मूले दे दो, अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो ये चैप्टर के अलग से दे दो। बेटा उसका फायदा नहीं है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो अपने होते हैं, अपने बनाई हुई चीजें ज्यादा समझ में आती, समझ रहे हो बात को। हाँ, नहीं तो फॉर्मूले वाली बुकलेट्स तो बहुत सारी हैं भाई, मार्केट में बहुत मिल रही हैं, हर इंस्टीट्यूट की मिल रही है, हर पब्लिकेशन की मिल रही है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद नहीं बना रहे हो। खुद की बनाई हुई चीज का फायदा है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें फालतू लिखी होती हैं जिनकी नीट के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, वो पैसे ही फालतू में भौकाल मचाने के लिए लिख देते हैं। हम यहां पे वही चीजें करेंगे जो हमें जरूरत है। भाई फालतू की मेहनत हम क्यों करें यार, बहुत टाइम है उसके लिए, फालतू पढ़ते रहेंगे जब पढ़ना है। लेकिन अभी हमारा फोकस जो है वो 12th पे और नीट पे होना चाहिए, दोनों पे होना चाहिए। सवाल को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वांटाइजेशन वाला, प्लस लगाएंगे या माइनस, प्लस। प्लस क्यों सर, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बॉडी में से, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना आएगा, +1 कूलम, कितना आएगा, +1 इज इक्वल्स टू प्लस n इंटू ई की वैल्यू रखो, रख दी, 1 कूलम से चार्ज करना है, ई की वैल्यू रख दी, n इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये 1.6 को उड़ा दो, 10/16 और ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये बनेगा 5/8 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है जी। डिवाइड कर लोगे, ये बनेगा 0.625 इंटू 10⁻⁻19, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो बात को, ये आंसर है भाई, ये आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकालने पड़ेंगे, तब जाके इस बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आएगा। इतने बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, तब जाके बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आएगा। समझ रहे हो, इससे क्या पता चलता है। सवाल तो हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, आंसर आपके सामने है, डिवाइड आपको कर लोगे, कर लोगे ना, अरे कर लोगे, हाँ कर लोगे। तो
अब ये आ गया भाई हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतने आ गए, इतने आ गए। लेकिन 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 अब सुनो मेरी बात। बात यह है कि भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ रहे हैं। इससे यह पता चलता है हमें, इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं भाई। एनालिटिकल दिमाग, फिजिक्स पढ़ने के लिए ना एनालिटिकल दिमाग होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, मेडिकल वाले बच्चों को स्पेशली, कि यार सर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारा तो फिजिक्स का आगे कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत काम आएगा एक्सरे करने में, है ना। तो एमआरआई स्कैन, एक्सरे स्कैन, उसमें फिजिक्स यूज होती है थोड़ी बहुत, वरना पर आपको जरूरत नहीं है। तो फिर हमें फिजिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है? सुनो, फिजिक्स आपका एनालिटिकल स्किल टेस्ट करती है कि चीजों को देख के आप कैसे एनालाइज करते हो, आप एनालिसिस कितनी जल्दी करते हो, एनालिसिस कितना अच्छा करते हो, ये फिजिक्स करती है भाई। हाँ, एनालिसिस का काम किसका है? फिजिक्स का है। एनालिसिस का काम है, एनालिसिस करती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको समझते हैं। एक है कि चीज को पढ़ लिया, याद कर लिया, फिजिक्स का मतलब है कि उसको एनालाइज भी करना है साथ में, कि उससे क्या नई चीज क्रिएट हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है, उससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। आप भाई मेडिकल में मान लो कि आपके सामने आप कल को मान लो बहुत बड़े सर्जन बन गए, तो आपको कभी देख के एनालाइज करना पड़ेगा। हर चीज का सवाल का जवाब किताबों में नहीं होता, आपको देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि यार इस मरीज के साथ मुझे क्या करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली बचाना चाहिए, लेकिन कैसे बचाना चाहिए? क्या मैं इसकी बाईपास सर्जरी करूं, या मैं कुछ और करूं, क्या शंटिंग करूं, स्टंट डालूं, या कुछ करूं, मतलब इस तरीके की चीजें करूं। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, उस टाइम पे सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए फिजिक्स जरूरी है भाई, इसीलिए फिजिक्स पढ़ाई जाती है और इसीलिए फिजिक्स जरूरी है। तो नोट डाल के लिखें कि कूलम इज अ लार्ज यूनिट। कूलम एक लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट है। क्यों? क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तब जाके एक कूलम बनेगा। एक कूलम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहने में तो लगता है अरे एक कूलम है, बोल दिया 2 कूलम, छोटी बात नहीं है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब जाके कूलम बनेगा, समझे? हाँ, चलो फिर आगे आ जा। अगला सवाल, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेलिंग अ लाई? कौन इनमें से झूठ बोल रहा है? 4 लड़कियां हैं या 4 लेडीज हैं हमारे पास, क्या कह रही हैं वो आइए सुनते हैं। 4 लेडीज हैं, कौन है? हेमा, रेखा, जया और सुषमा। हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये हेमा, रेखा, जया और सुषमा वही हैं जिनकी पसंद जो है वो निरमा है, चारों की पसंद निरमा है। लेकिन इस टाइम इनमें से एक झूठ बोल रही है, एक झूठ बोल रही है। आपको बताना है कि कौन झूठ बोल रही है। आओ शुरुआत करते हैं। हेमा कह रही है कि उसके पास इतना चार्ज है, उसके पास हाथ में इतना चार्ज है, 3.2 इंटू 10⁻⁻18। क्या वो सच बोल रही है? सर कैसे चेक करेंगे? सुनो, पॉजिटिव चार्ज है, पहली बात तो ये, पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज है, तो लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू Ne प्लस में, ठीक है ना। तो कितना चार्ज है हेमा के पास? 3.2 इंटू 10⁻⁻18। ये हेमा कह रही है, फर्स्ट ऑप्शन है, इज इक्वल्स टू N इज इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N यहां पे आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब ये कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा जी, 2
ये 10⁻⁻1 बचेगा ऊपर, तो 20, यानी कि हेमा सच बोल रही है। अगर ये n की वैल्यू इंटीजर आ गई तो वो इंसान सच बोल रहा है कि हाँ n की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, n की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हेमा के कहने का मतलब क्या हुआ कि हेमा के पास जो बॉडी है उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तब जाके उस पे इतना चार्ज आया। हेमा के पास जो बॉडी है उसमें से 20 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तब जाके हेमा के पास इतना चार्ज आया है। समझे? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये कूलम यहां पे लिखना है, सी 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 सी। हाँ, समझे? ओके। रेखा सेज दैट शी हैज चार्ज इतना। क्या रेखा सच बोल रही है? चेक कर लेते हैं, रेखा के बारे में भी चेक कर लेते हैं। इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, 6.4 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू n इंटू ई। बस यही करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो n इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना? चार, और ये -19 है, ये -16 है, कितना बचेगा? 3 बचेगा ऊपर। 4000, एन की वैल्यू आ गई 4000, यानी कि 4000 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए हैं, तब जाके रेखा के पास इतना चार्ज आया। एन की वैल्यू इंटीजर आ गई, यानी कि रेखा भी सच बोल रही है। फिर झूठ कौन बोल रहा है सर? दो ही बचते हैं, 50-50 हो गई, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। भाई साहब आए, बताइए भाई साहब, आए आए आए। चलिए हम और आप मिलके अब सी और डी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए भाई साहब, जया, जया जी क्या कह रही हैं? इनके पास चार्ज है, जया जी के पास कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू n इंटू ई। उड़ा दो, ये 1.6 उड़ गया, -18 अपॉन -19, तो एक ही बचेगा 10। n की वैल्यू फिर इंटीजर आ गई, ये भी सच बोल रही है यार, ये भी सच बोल रही है। अब पता क्या है, अगर एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है, एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता है, ठीक है ना, सारी चीजें बताऊंगा मैं, तो क्या आप फोर्थ ऑप्शन चेक करोगे या टिक कर दोगे? टिक कर दोगे? मैं पहले ही टिक कर देता हूं, यही आंसर है अपना, क्योंकि बाकी तीनों तो आ नहीं रहे, बाकी तीनों तो झूठ बोल नहीं रहे, बाकी तीनों तो सच बोल रहे हैं, तो आंसर यही होगा, पक्की बात है। लेकिन जब घर पे कर रहे हो तो घर पे हम अपनी प्रैक्टिस के लिए भी चीजें करते हैं, ठीक है ना। जब टेस्ट में हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, तब बात अलग है, लेकिन जब हम होमवर्क करते हैं तब बात अलग होती है। तो होमवर्क करते टाइम इसको भी साथ में करना है। कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू n इंटू ई। जो कट रहा है काटो, n इज इक्वल टू 10⁻⁻20 अपॉन 10⁻⁻19, ये बचेगा बेटा 10⁻⁻1, यानी कि 1/10, यानी कि 0.1। ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने बोला कि सुषमा झूठ बोल रही है भाई। हेमा, रेखा, जया सच बोल रही हैं और सुषमा झूठ बोल रही है। हैं जी? हाँ जी, ओके जी, सुषमा ने झूठ बोला है, समझे? बिल्कुल समझे। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस चीज में। बहुत ही क्लियरली मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं और सॉल्व करके भी बताया है। इतनी देर इस क्वेश्चन को देखो, मैं पानी भी पी लेता हूं यार, है जरूरी है यार पानी पीना।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा रहा है नेगेटिवली, व्हाट हैपन्स टू इट्स मास, उसके मास का क्या होगा। सुनो, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसको नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे, एक दो कितने भी ऐड कर दो, करने तो पड़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो जो चीज ऐड की जाएगी उसका मास होगा, उसका मास होगा। तो क्या बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा? बॉडी का मास इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल, अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से ऐड किए जा रहे हैं, यानी कि बाहर से मास ऐड किया जा रहा है, भले ही बहुत थोड़ा है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत थोड़ा होता है, होता तो है ना, लेकिन होता तो है। तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी का मास क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है भाई। क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, बॉडी का मास इंक्रीज हुआ है भाई। अच्छा, इसी में अगर बोलते कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो फिर बॉडी का मास क्या होता? डिक्रीज। बॉडी का मास क्या होता? डिक्रीज होता। यानी कि अब कंक्लूजन ये है कि चार्ज के ट्रांसफर होने से, चार्ज ऐड करने से, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कुछ ऐड नहीं कर सकते, प्रोटॉन नहीं ऐड कर सकते, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मास डिक्रीज हुआ है। यानी कि जब हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, भले ही ऐड कर रहे हैं भले ही निकाल रहे हैं, तो बॉडी का मास भी चेंज हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी मास है। सो whenever there is charge transfer, there is mass transfer as well, there is mass transfer as well। तब मास का भी ट्रांसफर होता है, सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, मास का भी ट्रांसफर होता है। तो ये कंक्लूजन हमें देखने को मिला। इस कंक्लूजन को भी आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, पिछले वाले में जैसे बताया था मैंने, हाँ, कूलम इज अ लार्ज यूनिट, इसको भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, समझे। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट नोट्स में, ये बस नोट लिख लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजें सीखते हैं उनको भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे ही आप इस नोट को पढ़ोगे आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना। इसका फायदा क्या है, पूरा क्वेश्चन आपने लिखा नहीं, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में, लेकिन आपने ये नोट पढ़ लिया तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, समझे। हाँ, क्लियर होनी चाहिए बेटा चीजें आपको, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या है? ये एक तरीके की रेशो है। स्पेसिफिक चार्ज क्या है? रेशो है किसकी? चार्ज बाय मास, बस। ये चार्ज बाय मास, चार्ज और मास की रेशो को स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। कई बार आपकी टर्म हमें पता ही नहीं होती, ठीक है ना, कई बार हमें ये टर्म नहीं पता होती, तो बस आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि हाँ इसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज और मास का रेशो, चार्ज और मास का रेशो। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा ही यूनिट की बात करें तो कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ये इसकी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी। या कौन सी यूनिट हो जाएगी भाई? एसआई यूनिट हो जाएगी। कैसी? एसआई यूनिट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे,
ठीक है ना। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हमें 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा अभी हम नहीं खींचेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आज का भाई और बहनों पहला लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद अगर आप इस लेक्चर में एंड तक बने रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन अगली क्लास से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा अच्छे से, ठीक है ना। अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया भी नहीं है, तो अभी तो शुरुआत है, तो अभी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, बाद में हम स्पीड जो है वो थोड़ा सा करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे और ताकि आपकी और मेहनत भी अच्छे से करवाएंगे, है ना, ताकि आपको भी अपने पोटेंशियल का पता चले, है ना। बिल्कुल अपने पोटेंशियल का पता चलना जरूरी है ना, कि हम ये भी कर सकते हैं, हम इतना भी पढ़ सकते हैं। पहले पहले तो हमें लगता है अरे नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अरे मैं तो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता भाई, मेरे बस का नहीं है। बाद में जब टीचर्स ने काम देना शुरू किया तो भैया तब पता चला कि हाँ भैया 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 9 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो अपने लिमिट्स को पुश कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, इस बैच के साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। बाय 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 बाय। जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, क्यों जल्दी कर रहे हो यार।